नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज बात होगी पटाखों की, सुतली बम की भी बात करेंगे और बड़े वाले बम की भी बात करेंगे। तो इस समय कल ख़ास तौर से जो पटाखे चल रहे थे, कुछ तो गाज़ा में चल रहे थे, वहाँ भी अलग तरह की दिवाली चल रही थी और बाकी चल रहे थे भारत में सब स्थानों पर तो चल ही रहे थे, लेकिन दिल्ली में कुछ विशेष चल रहे थे। क्योंकि वहाँ एक जो प्रदूषणबाज़ी जमात है, उसको उत्तर दिया जा रहा था संभवतः। तो हमारे साथ हैं विजय सौदाना जी। आपका स्वागत है विजय जी। सर प्रणाम। आज सवेरे-सवेरे मैंने देखा कि जो दिल्ली का एक्यूआई है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा, जबकि जो दिल्ली में पटाखे जो चल रहे थे, वो तो मुझे लगता है पूरे देश में सभी स्थानों से अधिक चल रहे थे। क्या कोई बदले की भावना से चल रहे थे क्या? नहीं सर, दिल्ली भारत की एक हिसाब से अगर मैं कहूँ कि राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी है। और इस बार तो रामलला का आखिरी, अगर मैं कहूँ, दिवाली है टेंट में या टेम्परेरी शेल्टर में। तो लोगों को तो ये खुशी है कि अगली बार से दिवाली राम मंदिर में मनाई जाएगी। तो लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है और दिवाली एक सामाजिक पर्व है सर। सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की एक इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ कि उत्साह है। और अगर कोई ये उम्मीद करे कि हम सिर्फ एक रैंडम ऑर्डर पास कर दें और जनता अपने इच्छाओं को दबा दे, ऐसा होता नहीं है सर। ऐसा होता नहीं है। हम लोग समाज को या तो समझना नहीं चाहते, या हम ये समझना चाहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप में हैं, लोगों का फ्री विल काम नहीं करेगा। अगर प्रदूषण है तो उसके तरीके हैं निपटाने के, उसकी लंबी तैयारी करिए आप। सिर्फ एक ऑर्डर देके कि कल से ये नहीं होगा, ऐसे समाज ऐसे नहीं बदलता है। अगर इतना आसान होता समाज को बदलना और समाज की भावनाओं को दबाना, तो दुनिया में फिर झगड़े किस बात के थे सर। ये तो मेरे को लगता है लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए, सिर्फ लॉ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जी, मैं ये देख रहा था कि जो दीपावली पे जो दिए जलाए जाते हैं, इस बार तो रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है अयोध्या में। वो हर वर्ष वहाँ पर 1 लाख बढ़ा देते हैं और नया रिकॉर्ड कायम कर लेते हैं बेचारे। गिनेस बुक वाले भी जो हैं, उनको भी भारी समस्या हुई। अब 23 लाख कर दिए इन्होंने, अगले साल 24-25 कर देंगे। तो मेरे को लगता है क अगले साल 51 लाख हो जाएंगे, सीधा राम मंदिर बनेगा ना। अब पाकिस्तान की एक, मैं कहूँ, एक तितली है, उसका नाम है हरीम शाह। तो मैं उसका ट्वीट देख रहा था साहब, और मैं उस ट्वीट को पढ़ता हूँ और आप देखेंगे कि उसके और हमारे जो तथाकथित नियो लिबरल हैं, जैसे मैं तो उनको पंचमक्कारी कहता हूँ, उनके और इस तितली के, ये तितली इसलिए कही जाती है कि पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन जो है इस पर हाथ साफ करता है और ये मतलब ये खुद चल के जाती है। तो हरीम शाह कहती है हिंदू फेस्टिवल दिवाली शुड बी परमानेंटली बैंड। पढ़ रहा हूँ मैं, इंडियन, इसका ट्वीट है। और Hindus burn uncountable firecrackers and light up millions of diyas every year, adding to environmental pollution. World leaders must address this. Ban Diwali. और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। और ये तो बिल्कुल और बाकी जो है ये तरह-तरह के लिबरल्स, हमारे बहुत सारे आईएएस वाले, ये सब इसी तरह की बात करते हैं। ये बिल्कुल सही करते हैं सर। और एनिमल वेलफेयर बहुत बड़ा इशू है सर। हम आवारा कुत्तों को और जानवरों को कहते हैं कि आप मारेंगे नहीं, तो बेचारे ईद पे क्यों बकरे काट दिए जाते हैं? उनका क्या कसूर है? वो इसलिए थोड़ी पैदा हुए थे कि वो कटेंगे ईद में। तो एनिमल वेलफेयर तो वो जिंदा प्राणी है सर। हुँ। और आपने तो पूरी ह्यूमन, जिसको एनिमल राइट्स की हम जब बात करते हैं, एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं, तब ये कानून कहाँ जाते हैं? तब ठीक है, आपको सिंबॉलिक करना है, मस्जिद में काट दीजिए, बस पूरे समाज की तरफ से एक हो गया। लेकिन हर घर में, हर चौराहे पे बेचारे बकरों का क्या कसूर? तो अगर ये 1400 साल पहले हुआ था, तो ये तब कहा गया था कि आप अपनी सबसे प्रिय चीज के बलिदान दें। बकरा आपसे प्रिय कब हो गया सर?
आपने तो वो सिंबॉलिक था ना, तो आपने तो उसको रिचुअल बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम तथ्यों पे जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा लोगों को जवाब देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते आज 1400 साल बाद। और समाज में कानून भी हैं। पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है, आप कहीं चले जाइए, चाइना चले जाइए, यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, आतिशबाजी हर सेलिब्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। सर ओलंपिक में देख लीजिए आप, कौन से ओलंपिक में आतिशबाजी नहीं होती? अब ओलंपिक से हटवा दीजिए, हर फेस्टिवल से हटवा दीजिए, हर न्यू ईयर से हटवा दीजिए। तो जब हम क्रिसमस पे सबसे ज्यादा होती है, न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा होती है। मैं वही कह रहा हूं सर, आतिशबाजी इज ए फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस बंद कर देंगे और एनिमल राइट में जहां पे पूरे कानून बने हुए हैं पूरी दुनिया में कि आप किसी जानवर को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप चेन भी नहीं लगा सकते, कानून तो ये बोलता है। आप गली में अगर कुत्ता आपको काट रहा है आप उसको पत्थर नहीं मार सकते, वो भी क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल है। यहां तो आप बकरीद पे तो सब कुछ उड़ा देते। तो ये कौन सा एनिमल राइट हुआ सर? तब हम कहेंगे नहीं, रिलीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनिमल राइट्स। तो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन साइकोलॉजी और व्हाट? तो मुझे लगता है कि अगर हम तथ्यों पे जाने लगे और आर्ग्यूमेंट्स पे जाने लगे तो मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई जीत पाएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के सामने आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट आ गई, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पूरे जो भी प्रदूषण का पूरा अध्ययन करके और ये बता दिया कि साहब कि ये तो 15वें पहले 15 जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें पटाखे नहीं आते, और यदि आते भी हैं तो केवल एक दिन के लिए। तो पहले सर 15 में वो नहीं आते। नंबर 1 पे आपका पराली आता है, और उसके बाद बायोमास बर्निंग जो है खुद जो यहाँ करते हैं वो आता है। आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आते हैं, आपके जो डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट है वो आती है, और आपके जो एग्जॉस्ट है आपका वेहिकुलर एग्जॉस्ट वो आता है। तो ये बात जो है हमारे माय लॉर्ड्स को क्यों समझ में नहीं आती? सर उससे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मारुति ज्यादा पॉल्यूशन करती है या बीएमडब्ल्यू? हमारे सारे जितने बड़े लोग हैं सब बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, और मारुति के लिए कहते हैं नहीं आपको गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। सर मारुति पे शिफ्ट हो जाइए ना, लीड बाय एग्जांपल, बाय सरमन्स। आप बोल दीजिए कि गिव अस द लीस्ट पॉल्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल कार ले लीजिए ना। भारत सरकार सबको इलेक्ट्रिकल गाड़ियां दे रही हैं, जजेस को भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां दे देनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू हटा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम खुद तो करेंगे पॉल्यूशन, हम एग्जाम्पल देंगे गलत, खुद फॉलो करेंगे अपनी लग्जरी, लेकिन दुनिया को बोलेंगे कि आप साहब बिल्कुल साफ सुथरे रहिए। मैं आपको एक बहुत लाइव एग्जाम्पल देता हूं सर। ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कई साल पहले हम लोग बात कर रहे थे प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए। मैंने ये, इतने विद्वान लोग थे, प्रगति मैदान में एक बड़ा एग्जीबिशन कम सेमिनार हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही है। वहां बड़े बड़े विद्वान आके लंबी लंबी बातें कर रहे थे, प्लास्टिक बैन हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। मैंने एक ही सवाल पूछा, मेरा दिल्ली की जनता, मैं खुद डीटीसी की बस में चलता हूं, शाम को दूध लेके घर जाना है, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करूं? बता दो मेरे को। मतलब आप सजेशन दे रहे हो, आंसर क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दो ना, सिर्फ एक ना बैन कर दो। व्हाट इज द अल्टरनेट? वेयर इज द अल्टरनेट? वो नहीं है। अगर आपका कोई भी सजेशन दुनिया में सर तभी वैलिड होगा, तभी समाज उसको सम्मान देगा, जब आपके द्वारा बताया गया सजेशन एग्जिस्टिंग ऑप्शन से बेहतर होगा। आप अगर उससे खराब सजेशन देंगे या उससे खराब ऑप्शन देंगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, ये ह्यूमन नेचर है। अब आप कहेंगे जी हम डंडा चलाएंगे, डंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। किसी भी समाज के अंदर पुलिस वर्सेस पॉपुलेशन का रेशियो क्या होता है, आर्मी वर्सेस पॉपुलेशन का रेशियो क्या होता है, आप किस किस गली कूचे में करेंगे? तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़ा शॉर्टकट सोचते हैं, साल भर हमने कोई बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही दिवाली आने होती है 7 दिन पहले हर एक आदमी को पॉल्यूशन समझ में आने लगता है। अरे भाई आपको कहना है, ठीक है, आप
अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं जज होता तो मैं एक ही बात कहता, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बुलाता, मैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को नहीं बुलाता। मैं कहता सी पीपल वांट टू एंजॉय दिवाली, दिस इज फैक्ट। लोग पटाखे छोड़ना चाहते हैं, ये भी फैक्ट है। क्या आप अपने R&D फैसिलिटीज में ऐसे कुछ पदार्थ तैयार कर सकते हो विच आर सेफ फॉर हैंडलिंग एंड ऑल्सो गिव द सेम सेंस ऑफ प्लेजर और एक्सपीरियंस लाइक ए फायर क्रैकर बट नॉन पॉल्यूटिंग? आप करिए ना रिसर्च इस पे। क्या हमने उस पर रिसर्च करने की कोशिश करी? क्या हमने कभी R&D डिपार्टमेंट के साथ बात करी? कभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने कहा कि आप थोड़ा इस पे कार्रवाई करिए, देखें क्या निकल के आता है, चाहे वो मैकेनिकल टूल हो, मैग्नेटिक टूल हो, केमिकल टूल हो, बायोकेमिकल टूल हो, कुछ भी हो, रास्ता तो निकलेगा ना सर। लेकिन हम रास्ता नहीं निकालना चाहते, हम सिर्फ कहते हैं बैन ये कर दो, बैन वो कर दो, तो समाज में खुद हम अपना मजाक बना रहे हैं। अब आपने कहा कि जब कोई नहीं करेगा, पूरे इंडिया में बैन है, दिल्ली में लाखों लोगों ने पटाखे चलाए, कर दो सब पे FIR, सबको कर दो अरेस्ट, लॉजिकल है क्या सर? तो कहने का मतलब है कि हम खुद ही ऐसे ऑर्डर पास करते हैं कि हास्यास्पद बन जाते हैं, और जब खुद हास्यास्पद बनते हैं तो फिर हम कहते हैं देखिए, और फिर एनजीओ को तो कोई काम है नहीं, इनको सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है। एक भी एनजीओ ने आज तक कोई सॉल्यूशन दिया है विच इज वर्केबल, सस्टेनेबल? इनको पब्लिसिटी के लिए केस करना है कि देखिए हमने करवा दिया, ताकि इनको डोनर और पैसा दे दे। तो ये सब एक दूसरे के लिए सर, मुझे लगता है कि कभी कभी समाज में हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम समाज से संबंधित डिसीजन ले रहे हैं वो नहीं चलने वाले हैं, मजाक बन जाता है। आज आप कहेंगे कि जी पटाखे मत जलाओ, कल बोलेंगे होली पे पानी खराब होता है, हम पानी करते हैं, लेकिन जब ईद की बात आती है, बकरा ईद की बात आती है, किसी का मुंह नहीं खुलता कि वाई दिस इज क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का उदाहरण है ना। मैं वही बोल रहा हूं ना सर, तब इनके कुछ वो समझ में नहीं हर आता। हर हर पर्व पे हमारे बोलते थे कि साहब की यहाँ की दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, और तो और रक्षाबंधन पे आप जो है वो राखी मत बांधो, वो भी प्लास्टिक की है, और होली पे पानी तो बहुत कॉमन बात है ही। तो हर प्रकार से हर पर्व को एक प्रकार से जिसको कहें कि उसको हमें अपराध बोध से ग्रस्त करने का कार्य ये लोग करते हैं। लेकिन बकरा ईद के समय छुट्टी पे चली जाती पूरी एमनेस्टी इंटरनेशनल। सर इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनको सिर्फ इग्नोर करना चाहिए। मुझे लगता है ऑनरेबल जजेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब ये आप बात कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, तो उसी तरह के दूसरे रिलीजन में भी त्योहार है। आपको बैलेंसिंग, अगर आपको वास्तव में लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है और लोगों में अपनी इज्जत को बनाए रखना है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि समाज इतना मूर्ख नहीं है सर। आज लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज देयर कंसर्न। हमारे त्योहारों पे वो सब विचलित होने लगते हैं, बाकियों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं। तो इससे इमेज खराब होती है, इससे लगता है कि सिस्टम इज बायस्ड। अब जजेस ये कह सकते हैं कि साहब हमारे सामने जो केस आया था हम तो उसको एड्रेस करेंगे, आपने तो कभी केस किया नहीं, सुमोटो ले लीजिए ना, वो अधिकार तो आपके पास है। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में एनिमल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्रुएलिटी हो रही है इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड फेस्टिवल, आप इंटरवीन क्यों नहीं करते? तो कहने का मतलब है कि हर चीज जनता ही करे। मान लीजिए कल मैं PIL फाइल कर देता हूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको, जो दशहरे या पटाखे जिस तरह से बैन किए हैं, क्या बकरा ईद पे बकरा काटना बैन कर देंगे, या इस PIL को डिसमिस कर दिया जाएगा? ये तो आप यदि वैश्विक प्रदूषण का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि मीट जो है वो सबसे बड़ा कारण है वैश्विक प्रदूषण का, और उस मीट में भी सबसे अधिक योगदान है बीफ का। तो ये जब तरह तरह के अध्ययन करते हैं और तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं माय लॉर्ड्स प्रदूषण के ऊपर, तो कभी ये बात इनके सामने नहीं आई क्या? मैंने तो देखा है लोगों ने सबमिशन किए हैं, उन सबमिशंस को उन्होंने एक तरफ से बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो सर यही होता है ना, जब आप
समाज की बात को इग्नोर करोगे तो समाज भी तो आपको इग्नोर कर सकता है ना। अल्टीमेटली होगा क्या? अराजकता हम किसको बोलते हैं? आप एक इलॉजिकल डिसीजन ले लीजिए और फिर समाज को कहें उसको फॉलो करो, और समाज फॉलो नहीं करे तो देखो ये अराजकता हो गई। शुरुआत किसने की थी? अगर वो डिसीजन लॉजिकल होता तो समाज क्यों नहीं अपनाता सर? मोदी साहब ने स्वच्छ भारत की बात करी, लोगों ने कूड़ेदान में कचरा फेंकना शुरू किया ना, लॉजिकल था। लोगों को लगा कि नहीं बात सही है यार। साल 2 साल लगे लोगों को एटीट्यूड बदलने में। आज सड़कों पे कोई पानी की बोतल आपको प्लास्टिक की बोतलें फेंकते हुए नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे। कोई एक आधा गधा दिख जाएगा, लेकिन समाज ने तो बदला ना अपना एटीट्यूड। लोग बोलते थे कि साहब दिल्ली के अंदर हर जगह पान थूका जाता है, दिल्ली मेट्रो तो साफ चलती है ना। लोगों ने अपने आप का बिहेवियर बदला ना सर। टाइम लगता है, बिहेवियर चेंज में टाइम लगता है। आप लॉजिक तो दीजिए, और लॉजिक ऐसा होना चाहिए विच इज सर्वमान्य। वाई ओनली वन रिलीजन और वन सेक्ट? यहां पे इशू सवाल होता है। लोग इसीलिए गुस्से में आते हैं। लोग क्यों आज सुप्रीम कोर्ट पे या न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं? सोशल मीडिया क्यों भरा पड़ा है आज क्रिटिसिज्म करने के लिए? जब तक सोशल मीडिया नहीं था, मैं तो ये मानता हूं कि न्यायालयों के बारे में समाज में ज्यादा अच्छी ओपिनियन थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, लोग एक दूसरे की सच्चाई जान रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हकीकत हमारे सामने है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि आज की तारीख में चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, एक आदमी अगर लूज बॉल फेंकता है तो जनता छक्का लगाने में देर नहीं लगाती। आप देख लीजिए, चाहे कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, जिसको ट्रोलिंग बोलते हैं आज की अंग्रेजी की भाषा में, एक आप गलत स्टेटमेंट बोल दीजिए आज समाज में, इलॉजिकल बोल दीजिए, फिर आप अमिताभ बच्चन हो या जजेस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ हो, और देखो फिर जनता अपने व्यूज जब रखती है। दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो अब आई है, अभी तक तो हम एज्यूम करते थे कि पीपल आर हैप्पी। और डेमोक्रेसी तो एलन मस्क के बाद से आई है, उसके पहले तो डेमोक्रेसी ये वाली भी जो है, इसके ऊपर भी तरह तरह की बंदिशें आ रही थी। हाँ, तो यही है सर आज भी पावर ऑफ देखिए, टेक्नोलॉजी। जी कल प्राच्यम ने दिवाली के लिए एक वीडियो जारी किया, उसको यूट्यूब ने 1 घंटे में हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर से संबंधित जो हमारा इतिहास है, जो उसका कथानक पूरा बना है पिछले 500 वर्षों में, उसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया। तो यूट्यूब ने उसको हटा दिया कि इट इज़ शोइंग वायलेंस। और यूट्यूब पे दुनिया भर का आपका हमास से रिलेटेड, आपका बीएलएम से रिलेटेड, और तरह-तरह के जो आजकल वायलेंट नैरेटिव चल रहे हैं लिबरल्स की ओर से, उनसे रिलेटेड दुनिया भर के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको टच नहीं करेंगे। इसको कर दिया। सर, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता देता हूं सर। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि केजरीवाल ने राजनीतिक आत्महत्या क्यों की, जब वो ईडी के सामने नहीं गए थे। तो यूट्यूब ने वार्निंग लगा दी। सबका फोन मेरे पास आ रहा है कि विजय जी इस पे तो वार्निंग लगी हुई है कि दिस वीडियो इज इंस्टिगेटिंग सुसाइडल टेंडेंसी। तो अगर यूट्यूब और उनकी डिक्शनरी में उनको अगर हिंदी समझ में नहीं आती तो क्या बोले कोई? तो ये अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे हैं। इनको ये पता नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस भाषा की ये बात कर रहे हैं, उसका जो जिसे कहते हैं ना लिटरेचर, वो हिंदी और संस्कृत के आगे बहुत शैलो है। तो अगर इनको वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना है तो दे हैव टू अडॉप्ट संस्कृत एंड हिंदी। उस बेस पे अपनी ग्रामर को इंप्रूव करें और फिर उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करें तो सेंसिबल होगा। और शायद थोड़ा सा चाइनीज इनको सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो यूट्यूब है ये ना, ये इनको लगता है कि ये इंटेलिजेंट है, एक्चुअली दे आर डफर्स, क्योंकि दे डोंट यूज अप्लाई ब्रेन, दे अप्लाई व्हाट द कंप्यूटर गिव्स द आउटपुट।
और उसी में है कि इन्होंने कम से कम ऐसे 500,000 वर्ड डाल दिए होंगे कि अगर इसमें से कोई भी वर्ड ट्रांसलेशन में किसी भी भाषा से आता हो, वहां फ्लैग कर दो, दिस इज इनअप्रोप्रिएट। उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझते ये। मैं आत्महत्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक आत्महत्या की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं उसमें लिख दूं कि भाई हिंदी के मुहावरे लिखना मैं शुरू कर दूं, तो ये तो सबको ही ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सो कॉल्ड जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और इंटरेस्टिंगली क्यों इतना लिमिटेशन है एआई में, आप कभी भी जाके चैट जीपीटी में बात करिए। मैं बहुत बार सर्च करने की कोशिश करता हूं जो मेरे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अक्सर ये आता है सॉरी वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, और फिर उसके नीचे एक आता है नोट, AI can only provide the information which is already stored in the database. We cannot anticipate or assume कि what will happen in future. तो मैं जो पूछ रहा हूं वो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है मान लो, तो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें तो इतिहास पता है, और वो भी डिस्टॉर्टेड, जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि अभी इस सिस्टम को बहुत आगे डेवलप होने में कई साल लगेंगे, क्योंकि 50 मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस होंगे हर लैंग्वेज में, वहां तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज बी सर्वेंट, कैन नॉट बी मास्टर। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। अब यूट्यूब और बाकी लोगों की जितनी समझ है, जो उन्होंने एल्गोरिथम में फीड किया हुआ है, उसी बेस पे चलेगा। चाहे उनके लिए तो राम मंदिर भी अपराध है, और अगर मैं ये कहूं तो राजनीतिक आत्महत्या भी अपराध है। लेकिन अगर मैं किसी की हत्या कर देता हूं, बॉम्ब फोड़ देता हूं, और यूट्यूब पे मैं ये बताता हूं कि बॉम्ब कैसे बनाए जाए, वो सब जायज है। आज भी यूट्यूब पे इस तरह का, जैसा आपने बताया, बॉम्ब बनाने के लिए या तरह तरह का पॉर्न अभी भी हाँ? आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर लोगों ने क्या किया है, लोगों ने सीख लिया है कि इनका एल्गोरिथम कितना मूर्ख है, वो शब्द इस्तेमाल मत करो, बाकी जो मर्जी कर लो। कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये यूट्यूब के साथ, इसी एग्जैक्टली इसी सोच को लेके मैंने एक वीडियो बनाया। मैं उस पर एक टाइटल डालना चाहता था, तो मुझे लगा कि कहीं इनका एल्गोरिथम ये नहीं कहे कि यार ये गलत शब्द का इस्तेमाल है। तो मैंने पहले वीडियो लोड किया, जब वीडियो पूरा अप्रूव हो गया, लास्ट में मैंने उसका थंबनेल अपलोड किया, एक्सेप्ट हो गया। ये तो टेक्नोलॉजी है ना, उसके साथ खेलना कैसे है, वो आपको सोचना है। वो तो बात बिल्कुल स्पष्ट है ना कि आप ह्यूमन ब्रेन के बियॉन्ड तो नहीं ले जा सकते ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बहुत काम हो गया कि भाई क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कॉन्शियस हो सकती है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भाई ये कॉन्शियस नहीं हो सकती। तो जब जो चीज़ कॉन्शियस नहीं हो सकती तो वो तो ह्यूमन ब्रेन से तो नीचे नीचे रहेगी ना, कि ह्यूमन ब्रेन और कॉन्शियसनेस, एनिमल ब्रेन भी कॉन्शियसनेस है, उसके पास भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसके पास इंटेलेक्ट का लेवल कम है, लेकिन कॉन्शियस तो है वो। इवन प्लांट्स आर कॉन्शियस, यस सर, बट एआई इज अल्टीमेटली नॉट कॉन्शियस। तो फिर कौन लिविंग ऊपर थिंग्स है, और कौन नॉन नीचे? लिविंग थिंग्स का कुछ तो गैप रहेगा ना सर। अगर इतना ही सब कुछ हो जाता तो आज आपने अनमैन्ड गाड़ियां बना दी, आपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बना दिए, फिर उसमें पायलट और ड्राइवर बैठाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि आखिरी टाइम पे ये तो चूक जाएगा। तो वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का तो मुकाबला नहीं है सर। लेकिन ठीक है, एक एफर्ट है, दिस कैन बी लाइक ए सपोर्ट सर्विस, लेट्स एक्सेप्ट दैट। जैसे गाड़ियां हैं, ह्यूमन आदमी दौड़ सकता है 10 किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन 100 किलोमीटर तक शायद उस रफ्तार से नहीं दौड़ेगा। तो आपको कार चाहिए थी, एक आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया टू असिस्ट ह्यूमन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से एआई भी एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। अगर कोई ये सोचता है कि वी विल रिप्लेस पीपल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आई थिंक एक मूर्खों वाला डिसीजन। आप ग्लोबल एनवायरमेंटलिज्म के बारे में क्या कहेंगे? सर ग्लोब में भी देखिए, ये मौके की बात है। रशिया ने गैस बंद करी तो वापस यूरोप ने अपने कोल पावर प्लांट चालू कर दिए।
क्यों? आप कर लेते ना, गैस महंगी खरीद लेते कि नहीं, महंगा पड़ रहा है इसलिए हम कर लेंगे सस्ता। तो सस्ता क्या पड़ रहा है? कोल। तो देखिए, ये सब फिलॉसफीज जो आती है ना, ये मतलब के लिए आती है। डब्ल्यूटीओ की बात हुई थी ग्लोबल ट्रेड को लेके, आज पूरी दुनिया में सैंक्शन लग रहे हैं, कौन बात कर रहा है? डब्ल्यूटीओ की। फिर आगे सब बायलैटरल अरेंजमेंट्स और एफटीएस को लेके। तो कहने का मतलब ये है सर कि जितनी भी दुनिया में फिलॉसफीज हैं, हाँ ग्लोबल कंसर्न है, लेकिन जब इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन की बात आती है, कमर्शियल प्रेशर की बात आती है, तो ये ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब पीछे रह जाते हैं। तो ये सब सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस बात को हमें मानना होगा कि आप एनवायरमेंटल की बात कर लीजिए, आप दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात कर लीजिए, आप दुनिया में इक्विटी की बात कर लीजिए, आप दुनिया में जस्टिस की बात कर लीजिए। ये फिलॉसफीज ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आती हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी नहीं है, जिनको सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करनी है और सेमिनार कॉन्फ्रेंस 5 स्टार में बैठ के सेमिनार कॉन्फ्रेंस करना है। जितना पैसा एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट होता है, इतना अगर वास्तव में इन लोगों ने जमीन पे काम किया होता ना, तो आज सारे गरीबों के पास बेटर सुविधाएं हो गई होती, पॉल्यूशन कम होता। लेकिन दे ऑल आर इंटरेस्टेड ओनली इन डिस्कशन, नॉट इन सॉल्यूशन। एक बात बताएं, आपने तो इस पे विषय पे काफी अध्ययन किया हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा जो टेम्परेचर इंक्रीज वाली बात कही जाती है, अब ये भी स्टडी है कि जो यूरोप का टेम्परेचर जब आपके सूर्य की सन की जो आपके सन स्पॉट एक्टिविटी बढ़ी, तो उसकी वजह से यूरोप में थोड़ी गर्मी आई, तब वहाँ पे यूरोप में रेनेसांस के साथ मिलके फिर वहाँ पर इंडस्ट्रियल एज आई। अब ये सन स्पॉट एक्टिविटी का साइकिल है, कोई कहते हैं 400 साल का है, कोई कहते हैं 500 साल का है, कोई कहते हैं 600 साल का है। तो ये सन स्पॉट एक्टिविटी डाउन होगी, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ये तो हमारी हेल्प ही करेगा ना। सर दोनों बातें बड़ी इंटरेस्टिंग आती हैं। ये बात तो सही है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे, देखिए सबसे बड़ा कंसर्न किस बात को लेके, जी, सबसे बड़ा सर कंसर्न जो है वो इसी बात को लेके है कि आफ्टर ऑल ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ये पूरा एजेंडा कहां से डिराइव हो रहा है? ये सिर्फ एक बात को लेके डिराइव हो रहा है कि अगर सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए और दुनिया में वाटर टेबल बढ़ गया, तब क्या होगा? और उस बात को लेके परेशानी है। जहां तक बात है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो सर अफ्रीका और इंडिया के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे अभी टेम्परेचर ज्यादा है, लोग रह रहे हैं, एडॉप्शन हो रखा है। लेकिन क्योंकि यूरोप और अमेरिका में सोसाइटीज जो वो लो टेम्परेचर में रह रही हैं, उनको हाई टेम्परेचर का अभी एक्सपीरियंस या अडेप्टेबिलिटी नहीं है, चैलेंज उनके लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो मेरे को लगता है एडॉप्शन उनका भी आ जाएगा थोड़े दिन में। तो इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो वाटर लेवल है, ग्लेशियर्स हैं, जब वो पिघलेंगे और जो अनइवन जो रेनफॉल देख रहे हैं हम आजकल दुनिया में, वो एक चैलेंज निश्चित रूप से है जिसको हमें सोचना पड़ेगा। जी, तो अभी इसी बात पर हम थोड़ी और भी बात कर लेते हैं कि ये जो तरह-तरह की जो हिपोक्रेसीज़ होती हैं, उसी में से एक हिपोक्रेसी जो चल रही है, वो चल रही है गज़ा और इस्राइल में। और आपने कल इसके ऊपर एक वीडियो भी किया है कि भई वहाँ पर जो पटाखे फूट रहे हैं, वो इसलिए फूट रहे हैं पटाखे वहाँ पे, दिवाली इसलिए इज़राइल वालों को मनानी पड़ रही है, क्योंकि गज़ा वाले जो हैं, वो टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत नहीं है। कहते हैं कि हमें तो इज़राइल को ख़त्म ही करना है, हमें तो पूरी दुनिया में से एक-एक यहूदी को समाप्त करना है। तो अब इसका क्या इलाज है? ये अलग तरह का एक एनवायरनमेंटल एक्टिविज़्म है, जिसमें ये कह रहे हैं कि साहब कि हम तो पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है, वो तभी सुधर सकता है जब यहाँ पर एक भी जू की कोई भी स्मेल नहीं आवे।
सर देखिए, मैं हमेशा बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं हमेशा किसी जो भी सब्जेक्ट पे मैं काम करता हूँ, मैं उसके पीछे लॉजिक पे जाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि साइंस में यही सिखाया जाता है कि आप लॉजिकल हो जाइए और आपके जितने समस्याओं का या जो सवाल भी आपके पास हैं, आपको आंसर मिले ना मिले, लेकिन आपको सोचने की एक दिशा तो जरूर साइंस दे देती है। फिर आप अपना दिमाग लगाइए, क्रिएटिविटी करिए, अपने होराइजन को एक्सपेंड करिए और सही रास्ते पे आइए। लॉजिक की बात तो वहीं आती है। जब इजराइल हमास का लड़ाई चल रहा था, और पहली बार तो हुआ नहीं, उधर से ईरान, इधर से सीरिया, इधर से लेबनान, उधर से आपका गाजा पट्टी, सब लोग इजराइल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और इजराइल ने बार बार इस बात को कहा है कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, और हम कम से कम पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं कि ये मुद्दा रिजॉल्व हो नहीं रहा। तो लॉजिकल बात ये थी कि इसके इतिहास पे जाना जरूरी था कि आफ्टर ऑल ये झगड़ा शुरू कहां हुआ। तो आप इंटरनेट पे जाइए तो आपको दिखेगा कि साहब इजराइल का युद्ध ये हुआ, उधर हुआ, 60 की बात आएगी, 47 की बात आएगी, होलोकॉस्ट की बात आएगी। उसके पीछे आपको अगर जाना है तो फिर मैंने एक लॉजिक निकाला, और मैं सारे दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि आप अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग धर्मों के बारे में क्या कहा गया है। तो मैंने गूगल में ही एक सेंटेंस डाला, इस्लाम एंड ज्यूज, व्हाट कुरान सेज अबाउट ज्यूज, व्हाट हदीथ सेज अबाउट ज्यूज। सिंपल क्वेरी थी मेरी, क्योंकि इतना जो लगातार जो एंगेजमेंट है, वायलेंट एंगेजमेंट है, इसके पीछे कुछ तो आधार होगा। और इसीलिए कल मुझे ये वीडियो करना पड़ा कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को कहा कि इजराइल को सीज फायर कर देना चाहिए, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में पूरी दुनिया सड़क पे ये उतरी हुई है ये कह के कि इजराइल को सीज फायर कर देना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि हदीद 1767, अगर आप सिर्फ गूगल में इनकी जो वेबसाइट एक है, वहां पे आप जाइए, sunna.com से, आई थिंक शायद वो साइट है, तो वहां sunna.com। हाँ, sunna.com। तो वहां पे मैंने जब पढ़ा इसको कि 1767 हदीत में साफ साफ लिखा हुआ है वो कि अब वी विल, उसके आपके अबू मुस्लिम की है। जी, अबू मुस्लिम की है साइट। तो वही तो हदीस उस जो है वो सही बुखारी में, सही मुस्लिम की जो 1767 है, वही सही बुखारी में 2925 है। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूं। मैं तो जो मैंने पढ़ा, मैंने जो मेरे सामने तथ्य आए, और मैंने इसीलिए एविडेंस लिखा, मैंने, नहीं तो लोग कहेंगे आपने किस तरह से बोल दिया। इसीलिए मैंने सबको कहा कि आप पहले डाउनलोड करें नेट से, और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी डाउनलोड करें। हदीद, आप सिर्फ नेट पे जाइए, हदीद 1767, कहीं पे ए लिखा हुआ है, 1767 ए या 1767, आप उसको डाउनलोड करिए। एक लाइन में साफ लिखा हुआ है कि वी विल नॉट अलाउ जूज एंड क्रिश्चियन टू रिमेन इन अरेबियन पेनिनसुला। अब बात सीधी सी आती है, यूएन इस मुद्दे को लेके क्या कर रहा है? इसका मतलब आज अगर यूरोप के मतलब कि सऊदी अरेबिया में, या कल को जैसे हम बात कर रहे हैं दुबई की, यूएई की, बाकी जो कंट्रीज हैं जहां पे क्रिश्चियंस काम कर रहे हैं एज ए एक्सपर्ट्स, उनके बैंकों में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और ये सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से ही तो हथियार खरीद रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो। बिजनेस सारा ये क्रिश्चियनिटी के साथ कर रहे हैं, ज्यूज के साथ कर रहे हैं। लेकिन इनके हदीस में लिखा हुआ है कि हम इनको रहने ही नहीं देंगे, मतलब एक भी आदमी वहां नहीं रहेगा। अब इस मुद्दे को लेके अगर जब मैं एज ए पैदा होता हूं मुस्लिम समाज में एज ए बच्चा, तो मेरे लिए तो पूरी दुनिया एक है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता हूं, मेरे को जो ज्ञान दिया जाता है उसमें यह सिखाया जाता है कि ज्यूज और क्रिश्चियनिटी को अरेबियन पेनिनसुला में नहीं रहना है, क्योंकि कुरान तो मैंडेटरी एजुकेशन है। तो मुझे लगता है ये सब आतंकवादी हैं, या आक्रमणकारी हैं, या इन्होंने मेरे यहां पे जबरदस्ती कब्जा किया, इनको तो भगाना है यहां से। ये जो मानसिकता बिल्ड की जाती है, जो गाजा और इजराइल में हो रहा है, उसी मानसिकता का आउटपुट है। या लेबनान और इजराइल के बीच में जो हो रहा है वो उसी मानसिकता का आउटपुट है। ईरान और उसके बीच में बाकी जो हो रहा है उनका माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए यूएन ने क्या किया? आपने ये तो रेजोल्यूशन निकाल दिया कि सब सीज फायर होना चाहिए,
लेकिन किसी के एग्जिस्टेंस पे खतरा है, उसको आप कैसे एश्योर कर रहे हैं? उस पर कोई जवाब नहीं, ना उस पर यूएन बोल रहा है, ना सीनेट बोल रही है, ना अमेरिकन पार्लियामेंट बोल रहा है, ना यूरोपियन यूनियन बोल रही है, ना ओआईसी नेशंस बोल रहे हैं कि चलो जो चीजें 1400 साल पुरानी थी। भाई मोहम्मद साहब भी तो ये राजनीतिक इंटरेस्ट था ना उनका कि सारे लोग उनको अपना खलीफा माने या अपना जो भी है मेंटर माने। अगर किसी समाज ने कहा हम नहीं मानते तो उन्होंने कहा इनको दुनिया से हटा दो। उस समय राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन क्या वही आइडियोलॉजी आज की दुनिया में वैलिड होगी? इस पे कौन चर्चा करेगा? तो वायलेंस तो जारी रहेगा। हम बैठ के बहस करते रहेंगे कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कि व्हाई देयर इज अ वायलेंस इन द वर्ल्ड। लेकिन आंसर क्या है? तो मुझे लगता है मेरा जो कल वीडियो था वो यही बात पे था कि क्या दुनिया को दोबारा आपस में बैठ के सारे स्क्रिप्चर्स टेबल पे ले लो ना, सब धर्मों के, और उसमें ये तो देखो कि किस किस में एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको हम हटा देते हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ी कह रहा हूं इस्लाम का हटाओ, जहां जहां गलत लिखा हुआ है सब हटा दो ताकि दुनिया शांति से रह सके। कोई तो प्रयास करे। इसीलिए मैंने कहा यूएन अपने आप को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बोलती है कि हम दुनिया में वी वर क्रिएटेड टू एंश्योर पीस इन द वर्ल्ड। तो आप जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? करिए ना इस पे काम। तो ये मेरा कहना था सर कल के मेरे वीडियो। जी हाँ, इसी का मैंने जो बताया, आपने जो 1767 ए है ये sunna.com, सही मुस्लिम, द बुक ऑफ जिहाद एंड एक्सपेडिशंस, 1767 ए। जो 2925 है वो हमास ने अपने चार्टर में कोट की हुई है, और वो ये कहता है कि भाई द डे ऑफ लास्ट जजमेंट, यानी यौम क़यामत जिसको ये बोलते हैं, तो ये यौम क़यामत या क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक एक भी यहूदी दुनिया में जिंदा है। तो इसलिए उनका कहना है कि हमें तो यहूदी नाम की चीज कोई पूरी दुनिया से खत्म करना। साथ में वो ये भी कहते हैं कि साहब कि जहां जहां कहीं भी मुसलमानों ने तलवार से जो भी जमीन जीती है वो हमेशा के लिए मुसलमानों की रहेगी, अगर भले ही उसके ऊपर कोई काफिर जो है वापस कब्जा कर लिया हो। तो अब अगर इससे आप चलेंगे तब तो देयर कैन बी नो पीस, और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो तो हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। ये जो सर आपने कहा कि युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है, तो युद्ध विराम का मतलब, सही बात पूछिए तो युद्ध विराम का मतलब किसी भी जिहादी तंजीम से, किसी भी इस्लामिक तंजीम से या इस्लामिक स्टेट से कभी भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पाकिस्तान से यदि भारत युद्ध विराम कर ले तो युद्ध विराम उनके यहाँ माना जाता है कि ये टेम्परेरी है, और वो उदाहरण देते हैं अपने नबी का, हज़रत मोहम्मद का, और वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी उसका उदाहरण देते हैं कि साहब ठीक है, वो ट्रीटी जो है टेम्परेरी, जब आप कमज़ोर हों तो आप कर लीजिए, जब आप मजबूत हो जाएं तो उसको तोड़ दीजिए। यही पीएलओ ने किया था, जब पीएलओ ने किया था इनके साथ में समझौता और यासिर अराफात को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी, तो उसने यही कह के उनका विश्वास जीता था अरब का कि ये तो हुदैबिया है, आप हुदैबिया को याद करो। तो सब समझ गए थे कि हाँ ठीक है, टेम्परेरी डिसेप्शन। सर देखिए, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? हम तो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं ना। जब आप खुद कह रहे हैं कि साहब मेरे तो, और मैं कहता हूं कि मैं अपने कुरान को फॉलो कर सकता हूं या मैं अपने मजहब की किताबों को फॉलो कर सकता हूं, और मेरी मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि एक भी जूस जिंदा रहेगा तो कयामत नहीं आएगी, तो हिंदुस्तान में भी तो जूस रहते हैं। तो क्या हम ये कहें कि जो मुस्लिम समाज है उसको इस हदीस को हटा देना चाहिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए? आज तक कहीं ये स्टेटमेंट आया किसी मतलब कि या पार्लियामेंट में या कोर्ट्स में? हिम्मत नहीं है हमें सच बोलने की। भाई हम एक तरफ बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, इंसानियत की, कॉन्स्टिट्यूशन की। 1400 साल पहले जो परिस्थितियां थी। हर समाज की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं। उस समय जो था वो था, लेकिन आप उसी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, अगर मैं कहूं जो कुरान है,
आप उसमें अमेंडमेंट ही नहीं करना चाहते परिस्थितियां बदलने के बाद, और फिर आप कहते हैं कि जी लोग हमसे खफा क्यों हैं, इजराइल हमारे पे अटैक क्यों कर रहा है, लोग हमें कोऑपरेट क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कंफर्ट लाना पड़ेगा ना सर, शुरुआत दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं भी ये कहूंगा कि भाई यूएन क्योंकि मैं यूएन इसलिए कह रहा हूं कि हम किसी और को कहेंगे तो वो सरकार हो जाएगी, बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस वाले हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं। हम उस झगड़े में जाना ही नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं यूएन एक इंटरनेशनल, मैं कह रहा हूं परमानेंट कमीशन बना दे, हाउ टू रिकंसाइल द फ्रिक्शन पॉइंट्स बिटवीन वेरियस रिलीजन। इस पे कमीशन क्यों नहीं बन सकता? अगर हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं बन सकता? उन फ्रिक्शन पॉइंट्स को पहले डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, और फिर उस पे जो वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडर्स हैं, जो वहां के रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको बुला लीजिए जिनेवा में या न्यूयॉर्क में, उनको दे दीजिए कि भाई महीने भर बैठिए आप लोग और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ताकि हम सब, पूरी दुनिया आराम से रहे। क्या ये हो नहीं सकता क्या? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। इससे बेहतर कोई सुझाव हो तो वी आर ओपन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सुझाव होगा। यूएन शुड टेक इनिशिएटिव। बाकी तो दुनिया में हर आदमी अपने आप को विद्वान बोलता ही है, अच्छे सुझाव और भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका, अरे प्रदूषण बाजों के लिए मैंने उनका नाम नया रखा, नामकरण प्रदूषण बाज। तो ये जो प्रदूषण बाजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, अगर आपको किसी भी चीज को एड्रेस करना है, और खासकर जहां पे सोसाइटी इन्वॉल्व है, आपको पहले तो ये समझना होगा कि सोसाइटी की नीड क्या है, ऐसा लोग करते क्यों है। और अगर समाज में उसकी परंपरा है और आपको लगता है कि ये परंपरा प्रदूषण कर रही है, सेलिब्रेशन से प्रदूषण हो रहा है, आप सेलिब्रेशन मत रोकिए, आप अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढिए कि सेलिब्रेशन भी होता रहे और पॉल्यूशन भी हट जाए। लेकिन पॉल्यूशन हटाने के लिए आप कह रहे हैं सेलिब्रेशन ही बंद कर दो, ये कौन एक्सेप्ट करेगा सर? ये तो इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जो भी दे रहा है। क्योंकि आपके घर में, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क में आपके किसी भी कारण से कांटा लग गया, आपकी साइकिल पंचर होगी, आपकी कार पंचर हो गई, आप कहोगे सारे कांटों वाले पेड़ हटा दो। कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है इस बात का? आपके पूरे एरिया के अंदर ग्रीनरी है, ग्रीनरी होगी तो वहां पे इंसेक्ट आएंगे, मच्छर भी आएंगे। एक तरफ तो आप कहते हो ग्रीनरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं, मच्छर नहीं होने चाहिए। फिर मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मैं मच्छर मारने के लिए पेस्टिसाइड लगा देता हूं, नहीं, इट हैज टू बी ऑर्गेनिक। तो यार उस पर फिर काम करना पड़ेगा ना, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हर चीज के पीछे अगर हम आंसर चाहते हैं और रेस्पेक्टेबल आंसर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज, आप बहुत सारे कानून है ना सर, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं, पार्लियामेंट 50 कानून बनाता है, कौन मानता है सर? उनको पता है कि अगर ये कानून इलॉजिकल बना दिया तो क्या हम मान लें? अगर संसद के अंदर आपने बगैर सोचे समझे, फॉर वॉट एवर पॉलिटिकल रीजन, आपने कानून बना दिया, तो पूरा समाज बदल जाएगा क्या? इसी तरह से अगर आपने कोर्ट में एक ऑर्डर पास कर दिया और आपने समाज की नीड को नहीं समझा, जस्ट बिकॉज वकीलों ने बहस करी और एनजीओज ने कह दिया, किसी ने पीआईएल कर दिया, आपको लगता है यही 15 जो कोर्ट रूम में बैठे हैं यही दुनिया के सबसे बड़े विद्वानी लोग हैं, इसके अगला किसी को ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आपकी गलती है ना सर। अगर हम कोर्ट रूम को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डोमेन मानते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको अगर सीरियस मुद्दा है, आपको समाज में इस क्वेश्चन को ओपन करना चाहिए था। अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता बिल्कुल ठीक है, देखिए इस साल पॉल्यूशन हुआ, अगले साल दिवाली फिर आएगी, हमारे पास 1 साल का टाइम है, लेट अस वर्क आउट एन ए सेंसिबल एक्शन प्लान। और मैं सारे डिपार्टमेंट्स को कहता यार मेरे को बताओ कि लोग दिवाली भी मनाएं, खुशी भी मनाएं और पॉल्यूशन भी नहीं हो, प्लीज सेंड योर सजेशन इन नेक्स्ट 1 मंथ। सजेशन आएंगे, उनके लिए आप एक साइंटिस्टों की कमेटी बनाते कि यार ये सब सजेशंस में देखो कौन सा वायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वर्केबल है। आप उस पर फिर आगे काम करते, फिर उससे आप कुछ प्रोटोटाइप बनाते, फिर आप कुछ कुछ डेवलपमेंट करते, फिर टेक्नोलॉजी इसको स्टैंडर्डाइज करते,
फिर यही पटाखे वाले उनको बुलाते कि देखिए आपके इंग्रेडिएंट में 25 चीजें डलती हैं, आप उसमें से ये चीज हटा दो तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, रेसिपी मॉडिफाई कर दो, उसकी जगह ये डाल दो, तो रास्ता निकलता ना सर। वो तो हमने कुछ किया नहीं, हम डंडा चला दे, बैन कर दो जी, लोग कहेंगे ठीक है फिर तो हम तो चला रहे हैं, कर लो जेल में। ये बिल्कुल दिक्कत जी। हो जाए। जम के पटाखे चले, सारे रिकॉर्ड टूट गए, और यदि समझने वाला कोई है तो वो समझ जाएगा, और ना समझ है तो उसको आप कितना भी समझाएं वो नहीं समझ सकता। आइए यहीं पर आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सर, वंदे मातरम।